हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज, संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने नगरों के बारे में अध्ययन किया था। नगर का अर्थ, नगर की परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे नगर के प्रकार, है ना। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं नगर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि विद्वानों का कहना है कि नगरों को विभिन्न श्रेणियों में या प्रकारों में विभाजित करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि एक नगर किसी एक कारण से स्थापित नहीं होता, बल्कि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं जो कि नगर को बनाने और बसाने में सहायक होते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में बड़ी जनसंख्या का जमाव और ठहराव नहीं हो सकता, वहाँ नगर स्थापित होना सरल कार्य नहीं है। इसके अलावा एक ऐसे स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लगे जहाँ की भूमि उपजाऊ हो, जल की सुविधा हो, उद्योग बढ़ने के अवसर हो, यानी कि उद्योग पनपने के अवसर हो, ऐसे स्थान शीघ्र ही बड़े नगरों की श्रेणियों में आ जाते हैं। कुछ ऐसे स्थान जो किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे अपनी विशेषताओं के द्वारा छोटे नगर बन जाते हैं, किंतु महानगर नहीं बन पाते। जैसे कि प्रयाग है, मथुरा है, अजमेर है, नैनीताल है, मसूरी है, ये छोटे नगरों की श्रेणी में आते हैं। इस तरह नगरों के प्रकारों को निर्धारण की दृष्टि से जनसंख्या, क्षेत्र की जलवायु, परिस्थिति की विशेषताओं आदि के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। अनेक विद्वानों ने नगरों को अलग अलग आधारों पर विभाजित करने का प्रयास किया है। नोएल जिस्ट और L.A. हर्बर्ट ने नगरों के कुछ प्रकार बताए हैं। आपने नगरों को विशेषीकरण के आधार पर विभाजित किया है, जैसे कि उत्पादन केंद्र, व्यापार तथा वाणिज्य के केंद्र, राजनीतिक राजधानियाँ, सांस्कृतिक केंद्र, दर्शनीय तथा अवकाशकालीन केंद्र, विभिन्नता के नगर। राइजर ने कार्यों के आधार पर नगरों का प्रकार बताए हैं, जैसे कि उपभोग के नगर, उत्पादन के नगर, मिश्रित कार्यों के नगर, संचय और वितरण के नगर, नदी तथा समुद्र तटीय नगर, वित्त तथा शाख के नगर, श्रमिकों या कारीगरों के नगर, सैनिक नगर, स्नान के नगर, जलवायु तथा स्वास्थ्य लाभ के नगर, अजायब घरों के नगर, विश्वविद्यालयों के नगर। कैमिली रोइजर ने नगरों का वर्गीकरण व्यापारिक कार्यों के आधार पर किया है, जिसमें दो प्रकार के बताए हैं, प्राकृतिक नगर और निर्मित नगर। पियर जॉर्ज का कहना है कि नगरों का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है, वे पीढ़ियों का इतिहास अपने में समाहित किए हुए हैं। इन्होंने विकास क्रम और अर्थ के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया है, जो 3 प्रकार के बताए हैं, पूर्व पूंजीवादी नगर, औपनिवेशिक नगर और समाजवादी नगर। मम्फोर्ड नगरीय समाजशास्त्र के अधिकारी विद्वान के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी 2 पुस्तकें काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे कल्चर ऑफ सिटी और सिटीज इन हिस्ट्री। मम्फोर्ड ने नगरों का 4 भागों में बांटा है, मध्यकालीन नगर, अनव्यवस्थित नगर और औद्योगिक नगर और विराट नगर। ये नगर दीवार परकोटों में सीमित है। नगर के चारों तरफ दीवारें की सीमाएं सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनी थी। कालांतर में ये नगर व्यापार और वाणिज्य केंद्र बने और आगे चलकर नगरीकरण और जनसंख्या का दबाव इन नगरों पर पड़ने लगा, है ना।
ऐसे नगर अनव्यवस्थित नगर कहते हैं। मध्यकालीन नगरों में व्यापार और प्रशासन प्रणाली का अत्यधिक विकास हुआ। नगरों में खुले बाजार और प्रशासनिक कार्यालयों में वृद्धि हुई। राजधानियाँ भी बनी। यूरोप में इस प्रकार के नगरों का बाहुल्य 19वीं शताब्दी तक रहा। औद्योगिक नगर आधुनिक नगरों की नींव रखते हैं। उद्योगों का विकास मशीनों के नित्य आविष्कार के साथ हुआ। इसके साथ ही श्रमिकों का केंद्रीकरण भी औद्योगिक नगरों में बढ़ने लगता है। औद्योगिक नगरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे आवास की समस्याएं, मलिन बस्तियां, विभिन्न प्रकार के रोग, आवागमन के साधन, जनसंख्या का दबाव। विराट और महानगरों के विकास में पूंजीवादी व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। ये नगर अनेक चीज़ों के केंद्र बन गए। ये व्यापार, शिक्षा, प्रशासन, सुरक्षा, सुविधा आदि के केंद्र बन गए। भारत में महानगर कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि महानगरों के उदाहरण हैं। इन नगरों का विकास महानगर के रूप में 20वीं सदी में हुआ है। तो बच्चों, आपने देखा कि नगरों के जितने भी प्रकार के विद्वानों द्वारा नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, वो सामान्यतः नगर की विशेषताओं के आधार पर है ना। लेकिन किसी विशेष नगर का विकास उसकी किसी एक विशेषता के आधार पर होता है। नगर के विकास में एक साथ अनेक कारक कार्य करते हैं, जैसे कि जलवायु है, आवागमन के साधन हैं, और व्यवसाय की सुविधाएं हैं, सुरक्षा की भावना है, पर्याप्त जनसंख्या है ना, आदि कारण होते हैं। कुछ सैनिकों, कारीगरों, व्यापारियों और घरेलू उद्योगों से कस्बे की स्थापना हो सकती है, छोटे छोटे नगरों की स्थापना हो सकती है, लेकिन विराट और महानगरों की स्थापना नहीं हो सकती, है ना। ये बातें प्राचीन काल के नगरों पर लागू हो सकते हैं कि राजधानी और सैनिक शिविरों से नगर बने गए, किंतु आधुनिक युग के नगरों पर ये बातें लागू नहीं होती। पहले औद्योगिक नगरों की जनसंख्या कुछ हजारों अथवा 1 से लेकर 5 लाख के बीच होती थी, है ना। ये शिक्षा, संस्कृति, सैनिक शिविरों और राजधानियों के केंद्र होते थे, किंतु आज किसी भी महानगर में एक साथ इनमें से अधिकांश विशेषताओं को देखा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने भारत में नगरों का कार्यात्मक आधार पर भी वर्गीकरण किया है। किसी भी क्षेत्र की संरचना और उसके कार्य कई बातों में भिन्न होते हैं। साथ ही साथ शहर की उम्र आदि। कुछ कस्बे और शहर कुछ कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं। वे कुछ विशेष गतिविधियों, उत्पादों या सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। हालांकि प्रत्येक नगर या शहर कई तरह के कार्यों को करता है। कार्यों के आधार पर भारतीय शहरों या नगरों को कुछ प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्रशासनिक कस्बे और नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, खनन नगर, गैरीसीन छावनी, शैक्षिक नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, पर्यटक शहर। पहला है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर वो नगर है जो प्रशासनिक मुख्यालय के उच्चतम कार्यालयों को समर्थन देते हैं। इस तरह के शहरों में चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई आदि नगर आते हैं। फिर है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगरों में जैसे मुंबई है, सेलम है, कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर है, हुगली, भिलाई आदि में उद्योग ही मुख्य मकसद है। परिवहन शहर ये मुख्य रूप से निर्यात और आयात जैसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। इनमें बंदरगाह होते हैं। इस तरह के शहर कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम
या ऐसे जो अंतर्देशीय परिवहन के केंद्र के रूप में, जैसे कि आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी आदि। फिर है वाणिज्यिक नगर, वो नगर जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। इन शहरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना आदि इसके उदाहरण हैं। फिर एक खनन नगर, इन नगरों में खनिज को समृद्ध क्षेत्रों में विकसित किया गया है। इस तरह के नगर है रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली आदि। फिर है गैरीसन छावनी कस्बे, यह शहर गैरीसन शहरों के रूप में उभरे हैं, जैसे अम्बाला है, जालंधर है, महू है, बब्बिना, उधमपुर। फिर है शैक्षिक नगर, शिक्षा के केंद्रों के रूप में कुछ नगर प्रमुख परिसर शहर बन गए हैं। ऐसे कुछ शहर हैं जैसे रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी है, इलाहाबाद है ना। धार्मिक और सांस्कृतिक शहर वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन आदि शहर उनके धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रमुखता में आए हैं। फिर ये पर्यटक शहर, पर्यटक शहर के अंतर्गत नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू आदि पर्यटन स्थलों के नगर हैं। तो देखा बच्चों आपने, कई शहर उनके कार्यों में स्थिर नहीं है, उनके कार्य गतिशील प्रकृति के कारण बदल जाते हैं। यहाँ तक कि विशेष शहर जब महानगरों के रूप में विकसित हो जाते हैं तो वो शहर भी बहु प्रकार्यात्मक हो जाते हैं और वहाँ पर उद्योग, व्यापार, प्रशासन, परिवहन आदि महत्वपूर्ण होने लगता है। सभी कार्य इतने ज़्यादा एक दूसरे में समा जाते हैं कि एक विशेष कार्यात्मक वर्ग के आधार पर शहरों को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस प्रकार से ये बच्चों कुछ विद्वानों के आधार पर नगरों के वर्गीकरण बताए गए थे, जो मैंने आपको बताया। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।